रामा भी, ये विकास दिव्य कीर्ति सर का क्या चल रहा है? अभी मीडिया ने उन्हें घेर वेर लिया है, मेरे तो कुछ समझ में आया नहीं, बताओगे क्या? अरे बिल्कुल सर, अभी आपको पता ही है कितनी बढ़िया गर्मी पड़ रही थी, तो हाँ। जो ये नॉर्थ जोन थे ये सब प्रार्थना कर रहे थे कि अरे इंद्रदेव थोड़ी सी तो कृपा कर दो, थोड़ी सी बस हमें इससे राहत दिला दो गर्मी से। इंद्रदेव ने ऊपर से ही बोला तथास्तु, बादल आए, बस कृपा थोड़ी ज़्यादा हो गई। और कृपा इतनी ज़्यादा हुई कि खूब बढ़िया, लगभग 100 mm के करीब बारिश पड़ी दिल्ली में, जो कि दिल्ली रीजन केवल 50 mm तक बारिश झेलने के लिए बना है, लेकिन उससे दुगनी बारिश पड़ गई। अब क्योंकि बना ही आधी झेलने के लिए था और हर जगह से एलिवेशन था ORN की तरफ, जो राजेंद्र नगर जहाँ सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सारा पानी दिल्ली का बह बह के वहाँ आ गया। ओके। वहाँ पे आया तो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जो लोग बेसमेंट में क्लासेस चला रहे थे विदाउट परमिट नहीं था उनके पास, ना कोई सेफ्टी मेजर्स ना कुछ, बस क्लासेस। तो बेसमेंट में क्लासेस चलनी नहीं चाहिए क्या? बेसमेंट्स में अलाउड नहीं था, परमिट ही नहीं था। क्योंकि आप क्राउड को लेके जाते हो वहाँ पे। आपको अगर कोई भी क्लास चलानी है, आपको फायर डिपार्टमेंट, पुलिस स्टेशन और जो दिल्ली की अथॉरिटीज़ है वहाँ की NOC लगती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप बिना उसके ऑपरेट नहीं कर सकते। इन पे NOC थी नहीं, चला रहे थे। अब क्लास तो ओल्ड राजेंद्र नगर तो काफ़ी पॉपुलर है सर, कोचिंग का हब है दिल्ली में, जो माना जाता है UPSC के लिए हब माना जाता है। ओके। तो परमिट थी नहीं, क्लासेस चल रही थी, बारिश बहुत पड़ गई, पानी भर गया रोड पे, हर तरफ पानी भर गया। बेसमेंट में बच्चे थे, जैसे ही बच्चे बाहर निकलने के लिए गए, उन्होंने गेट खोला, वो बाहर नहीं जा पाए, सारा पानी अंदर आ गया रोड की तरफ से। मतलब इतना ज़्यादा पानी था? पानी में इतना ज़्यादा प्रेशर था सर, लिटरली इट वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू क्रॉस। लेकिन एक दूसरे की मदद करके करके धीरे धीरे करके कुछ बच्चे बाहर निकल गए। लास्ट में जो 3 बच्चे बचे थे, तब तक पानी इतना ज़्यादा हो गया, वो लेंटर हाइट को टच करने वाला, तो वो इतना ज़्यादा पानी हो गया कि वो लोग उसमें से बाहर नहीं निकल पाए, और बिकॉज ऑफ सफोकेशन एंड ड्राउनिंग उनकी वहीं पे डेथ हो गई। जब ये हुआ, ये चीज़ बाहर निकल के आई कि बेसमेंट में क्लास चल रही है, सो इट वाज लाइक अ शॉकिंग थिंग फॉर एवरीवन। तो राजेंद्र नगर में सारे ही लोग बेसमेंट में क्लास चलाते हैं? लगभग हर इंस्टीट्यूट पे है बेसमेंट। तो एक बेसमेंट होता है कि हाँ, एक है, कुछ लोग डबल फ्लोर भी बना देते हैं। और आप डबल फ्लोर बेसमेंट? हाँ बना देते हैं। और अलाउड एक भी नहीं है? जबकि अलाउड तो नहीं है, क्लासेस इस तरीके के वर्क करना अलाउड नहीं है। पार्किंग के लिए अलाउड है, पार्किंग बना सकते हो, क्लासेस चलाना अलाउड नहीं है। ओके। आप वहाँ पे रेजिडेंशियल नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सारे हॉस्टल्स ऐसे पकड़े गए जहाँ पे बेसमेंट में रूम बना रखे हैं बच्चों के रहने के लिए। ये बच्चे कैसे रहते हैं वहाँ पे? ये तो पॉइंट है। तो जब ये हुआ तो पूरा न्यूज़ मीडिया, जैसे अभी आपको फील हो रहा है, पूरे देश को फील होने लगा, तो मीडिया एक्टिव हुआ, लोग एक्टिव हुए, थोड़ा ऊपर से प्रेशर आया तो प्रशासन भी एक्टिव हुआ कि देख क्या हुआ ये। तो सब लोग पहुंचे, अब एक एक बिल्डिंग को छानना शुरू कर दिया, हर जगह बेसमेंट्स ढूंढने शुरू कर दिए। लगभग हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में क्लासेस निकली। ओह गॉड। बिल्डिंग्स को सील करना शुरू करा। तब क्योंकि विकास दिव्य कीर्ति सर काफी फेमस एक पर्सनैलिटी है, UPSC में काफी इन्फ्लुएंशियल माने जाते हैं, बच्चों के लिए आइडियल है। वी टेक सो मच इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। बच्चों के लिए आइडियल है। UPSC की तैयारी अगर कोई कर रहा है, वो ड्रीम करता है कि मैं विकास दिव्य कीर्ति सर से पढ़ूं। तो दृष्टि IAS का भी इंस्पेक्शन हुआ। जब इनका इंस्पेक्शन हुआ तो इनके भी बेसमेंट में क्लासेस निकली विदाउट हैविंग एनी NOC फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट, बिना परमिट की। इनका भी इंस्टीट्यूट सील हो गया। क्योंकि विकास दिव्य कीर्ति सर को सब जानते हैं, तो सबने विकास दिव्य कीर्ति सर को घेर लिया कि आपके इंस्टीट्यूट में कैसे क्लासेस चल रही हैं बेसमेंट। हाँ, मतलब लोग जो है वो आपको ही तो फॉलो करेंगे, क्योंकि आप तो इंस्पिरेशन है। ऑब्वियसली आप इंस्पिरेशन है, बच्चे आपको फॉलो करते हैं, बच्चे आपके भरोसे पे तो दिल्ली आते हैं। मतलब बच्चा कहीं भी पढ़ रहा है, विकास दिव्य कीर्ति सर से जरूर इंस्पायर होता है, उनकी वीडियो जरूर देखता है। उसका एक ड्रीम होता है सर की, मतलब ये मेरे टीचर हो, मैं इनसे बात कर सकता हूँ, इनसे सीखूं। तो कहने का मतलब ये जो केस है, ये इलीगल तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाने का है। हाँ, ये पूरा एक उस तरीके का केस हुआ जिसमें 3 बच्चों की जान भी चली गई। तो ज़्यादा दुखदाई। दैट्स वेरी बैड। हाँ ओके। अच्छा, अभी ये मुझे पूछना है कि ये जो है ग्राउंड में या बेसमेंट में जो चला रहे हैं, यहाँ पर सेफ्टी वगैरह के मेजर्स नहीं हैं, आप ये कह रहे हो? आप सेफ्टी कैसे रखोगे? आप मुझे एक बात बताइए, आप
कितना भी प्रॉपर ड्रेनेज नहीं बना सकते बेसमेंट में, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल से ऑलरेडी डाउन चले गए। जहाँ पे आपकी सीवेज वगैरह सब कुछ चल रही है, आप प्रॉपर उस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते, और अगर कर भी सकते हैं तो करते नहीं हैं। तो क्या मुझे ये बताओ, जैसे पेरेंट्स भी यही कह रहे हैं कि भाई ये जो बच्चे हैं इनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तो क्या इन इंस्टीट्यूशंस की कमाई नहीं होती? क्या इन पे पैसे नहीं होते? क्या ये बेचारे बड़ी मुश्किल से दाल रोटी के भाव या दाम पे अपना इंस्टीट्यूट चला रहे होते हैं कि ये बच्चों को सेफ्टी और प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं कर पाते? क्योंकि मुझे तो लगता है कि यार राजेंद्र नगर जब इतना बड़ा हब है और एक हमारा मुखर्जी नगर भी है, जब ये इतने बड़े हब हैं दोनों, तो इंस्टीट्यूशंस कमाते तो होंगे ही, और जब वो कमाते हैं तो बेसमेंट में क्लास क्यों ऐसे ख़राब स्टैंडर्ड को लोगों को प्रोवाइड करना? क्योंकि पढ़ाई जो है, जब भाई इंसान जा रहा है तो उसे अच्छा स्टैंडर्ड चाहिए, उसे पढ़ाई के लिए फैसिलिटीज़ चाहिए, तो फैसिलिटीज़ तो नहीं मिली उसे। जब उसे सेफ्टी ही नहीं मिली तो एम्यूनिटीज़ की तो बात ही छोड़ दो। तो इन पे पैसे नहीं कमाते क्या लोग? सर, एजुकेशन बिजनेस और आप कहें कि इंस्टीट्यूट पैसे नहीं कमाते, तो ये तो सर तर्क विरुद्ध बात है। क्या है ये तर्क विरुद्ध बात है। अच्छा, अब मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। IITians, आप बहुत सुना होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। हमारे टीचर IITs हैं, IITians ही पढ़ाते हैं हमारे यहाँ बच्चों को, उनको सब पता है कैसे होता है। IITians क्यों पढ़ाते हैं? IITians क्या जॉब नहीं ले सकते थे? क्यों पढ़ाने आ जाते हैं कोचिंग इंडस्ट्री पे? क्यों कोटा चले आते हैं? बहुत सारे हैं। ईसरल, उसके फाउंडर IIT बॉम्बे से थे, मैकेंजी में जॉब करते थे, नहीं गोल्डमैन सैक्स में, इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनी, 50 लाख का पैकेज। क्यों आ गए कोटा में पढ़ाने के लिए? क्या ऐसी मोटिवेशन आई? तो ये तो बात ही नहीं है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट कमाता नहीं है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के इकोनॉमिक्स से ही आपको मैं इसको समझाता हूँ। एक बेस लेते हैं कि चलिए एवरेज फीस हम 1 लाख मान लेते हैं। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है ABC, उसकी एवरेज फीस है 1 लाख रुपीज़। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो वो 1 साल के लिए बच्चों को एनरोल करता है, उसमें 1 लाख रुपीज़ चार्ज ऑलरेडी। तो ये 1 लाख रुपए आप ज़्यादा फीस बता रहे हैं, लो बता रहे हैं, या एवरेज बता रहे हैं? मैं मीडियन बता रहा हूँ। अच्छा, इतनी मतलब एवरेजली निकलेगी ही? वेरी करती है सर, कई बार 80 to 130 होती है, कुछ की बहुत हायर रेट में भी होती है। जैसे विकास देव कीर्ति की फीस काफ़ी हाई है, दृष्टि IAS में फीस एक बहुत प्रीमियम लेवल पे आती है, लगभग 2 लाख के अप्रॉक्स पहुंच जाती है हमारी फीस। ठीक है, समझ गए। लेकिन हम एक बहुत मॉडल इकोनॉमिक्स के लिए हम एक 1 लाख रुपीज़ का एस्टिमेट ले रहे हैं। अगर मैं एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट की बात करूँ, लगभग उसकी एक शिफ्ट में अप टू 1500 स्टूडेंट्स 100% पढ़ रहे होते हैं। हाँ। ये बहुत नॉमिनल है कि एक शिफ्ट में 1500 स्टूडेंट्स होते हैं। एक इंस्टीट्यूट चलाता है 2 शिफ्ट, लगभग उसके पास 3000 स्टूडेंट्स का एक क्या कहते हैं बैच हो गया। 3000 स्टूडेंट्स यानी 30 करोड़ रुपीस स्ट्रेट आपके पास आए। अब केवल यही नहीं होता है, इससे अलग अलग आप अलग क्लासेस चला रहे हो, तो जो आपकी वीकेंड क्लासेस होती हैं, उससे अलग अलग आपके क्रैश कोर्स बैच होते हैं। आप अलग अलग टाइम पे क्रैश कोर्स बैच, ये 3 मंथ्स में करा देंगे वो वाला बैच है, ये 1 मंथ का क्रैश कोर्स बैच है, ये केवल डाउट्स के लिए बैच है, ये केवल इस चीज़ के लिए है। आप ऐसे कर करके अलग अलग पैकेजेस लाते हो, तो रफली अबाउट एक कोचिंग का जो टोटल रेवेन्यू होता है वो पहुंच जाता है आराम से 70 to 80 करोड़ पर ईयर। 70 to 80 करोड़ 70 to 80 करोड़ पर ईयर। अब कोई कोचिंग कितनी ही कोशिश कर ले, कितने ही बढ़िया टीचर लाए, पूरी जान लगा दे कि मुझे तो खूब बढ़िया टीचर चाहिए, सारी फैसिलिटी ठीक ठाक देनी है ना, सारी सैलरीज, बेसिक एक्सपेंस हटाने के बाद उसका ईयरली खर्चा 30 to 35 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकता। ये भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा ही बता रहा हूँ। ज़्यादा ही बता रहा हूँ मैं, एक लेवरेज लेके बता रहा हूँ कि ठीक है इतना इससे यानी 50% प्रॉफिट तो होगा ही एक सेंटर का। एक सेंटर से कह रहा हूँ आराम से 35 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। लेकिन फिर भी वो भूख है, थोड़ा और क्या ज़रूरत है? नहीं, तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि फैसिलिटीज़ क्यों नहीं देते। यहाँ पॉइंट ये है, कमा रहे हैं, चलो ये तो आपने मुझे अच्छे से बता दिया, क्योंकि रेवेन्यू खींचने का एटीट्यूड हो गया है। हाँ। बच्चों के साथ वो इमोशंस, बच्चों के साथ वो फील है ही नहीं कि ये बच्चे हैं, ये यहाँ पढ़ने आए हैं, हमें इन्हें पढ़ाना है, हमें इन्हें अच्छे से अच्छा बनाना है, हमें इन्हें ये सारी फैसिलिटीज़ देनी है, हमें इनकी केयर करनी है, ये एटीट्यूड है ही नहीं। ओके। एटीट्यूड ही ऐसा हो गया है कि ये बैंकर्स हैं, ये अपने साथ एक अकाउंट लेके आए हैं,
अब इनका अकाउंट छीन लो इनसे, खाली कर दो इनका अकाउंट फटाफट, बस इतना पर्पस है हमारा। समझ गया। इनके लिए वो केयर, वो इमोशन, क्योंकि सर अगर एक टीचर एक बच्चे को इमोशनली सोचेगा ना कि यार ये यहाँ पढ़ता है, ये यहाँ पे रह रहा है, इसको ये चीज़ मिलनी चाहिए, इसके पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए, इसका दिमाग तभी तो अच्छा चलेगा, ये तभी तो और अच्छा करेगा, वो तो है ही नहीं है। जब बेसिक लाइफ की फैसिलिटी के बारे में, क्योंकि अब जब भाई एनओसी नहीं ली या बेसमेंट ऐसा तो है नहीं कि अचानक से खुद गया, अरे सर प्रॉपर कंस्ट्रक्ट जब बिल्डिंग शुरू होती है उसी समय एक्सकेवेशन होता है, बाद में बनाया ही नहीं जा सकता अगर पहले से नहीं बनाया है। यानी कि ये तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ होती है ना चीज़ें। सर जहाँ ये एटीट्यूड आ गया है ना कि एक इंस्टीट्यूट एक बच्चे को केवल 3 बार याद करता है साल में, अगर बच्चे ने एक टाइम फीस दे दी है तो एक ही बार करता है, वरना किश्तों के टाइम याद करता है कि बेटे किश्त दी नहीं दी है ना, ईएमआई आ गई हाँ ठीक है बेटे बैठ जाओ, बस इतना याद करता है। उससे अलग क्या हो रहा है इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। और ये बात भी अब बाहर इसीलिए निकल के आई क्योंकि ये कैजुअलिटीज हो गई, अदरवाइज ऐसा नहीं है, पहले से ऐसे ही चला आ रहा है सारा सिस्टम। ये तो सबसे पुरानी चीज़ है, सबसे पुरानी चीज़ है, यही चली आ रही है सिस्टम में। लेकिन ये पैसा खींचने का जो एटीट्यूड है कि बस कमाओ खींच लो छीन लो, और बच्चे छोड़ो ये तो अपना कर लेंगे जो कर रहे हैं, इन्हें देखा जाएगा, कौन सा पास ही हो जाएंगे, वही कौन सा इनका सिलेक्शन हो ही रहा है, बैठा तो दिया ना क्लास में। ऐसे तो लाखों आते हैं, करोड़ों आते हैं, सेलेक्ट तो वही सैकड़ों ही होने। और फैसिलिटी लेने आए हैं कि पढ़ने आए हैं? अरे स्ट्रगल सही होगी, पढ़ाई है ना, पढ़ाओ इन्हें, ऐसे ही डालो इन्हें, ये एटीट्यूड है। समझ पा रहा हूँ। राम, मेरा अगला क्वेश्चन है इस बारे में कि ओल्ड राजेंद्र नगर में या मुखर्जी नगर में, या मैं कोटा की बात करूं, मैंने देखा है कि इतनी सारी जो भीड़ है वहाँ पे, यानी ऐसा क्या ड्राइविंग फोर्स है, क्यों लोग इतने मतलब सेंसलेस तरीके से उस तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं? क्या ये जो हब है कोचिंग के, ये वाकई में लाइफ चेंजर हैं लोगों के? क्या यहाँ जाके 100% बच्चों की लाइफ बदल ही जाती है? क्यों लोग अपना बुद्धि खुद यूज़ नहीं करते हैं? उन्हें बस यही रास्ता दिखाई देता है, ओह पढ़ लिए, स्कूल पास हो गए, अब मम्मी पापा पे दबाव डालना शुरू करो, मुझे तो वहाँ भेजो, मैं तो वहीं पढ़ूंगा, मुझे तो वहीं भेजो। तो मैं क्या ये इतने बड़े लाइफ चेंजर हैं एजुकेशन के, जो ये हब हैं या ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं? मैं सर इसमें एग्जांपल दूंगा केवल एक का, जिसको मैं रियलिटी में लाइफ चेंजर मानता हूँ। वो है जिनके ऊपर मूवी बनी थी सुपर 30। ओके। आनंद सर 30 बच्चों को लिया, केवल 30 बच्चों पे काम करा और 30 के 30 बच्चों का करा के छोड़ा। ये लाइफ चेंजर नहीं हो सकते सर। एक इंस्टीट्यूट लाइफ चेंजर की कैटेगरी में तभी आ सकता है जब वो एनरोल ही 100 बच्चों को करे और उन 100 बच्चों से बोले कि तुम हमारे भविष्य हो, हम तुम पे ही काम करेंगे, बड़ी बात, हम तुम्हारा ही करके दिखाएंगे, हम तुम्हें बना के रहेंगे। समझ पा रहा हूँ। वो तो एक है लाइफ चेंजर एटीट्यूड। जब भर ही लोगे 2.5 लाख की भीड़, 2-2, 3-3 हजार बच्चे भर लोगे, सेलेक्ट 10 कराओगे, कहाँ से लाइफ चेंजर हुए? आपका तो सिंपल एक ही मॉडल है कि बच्चा आ रहा है, बस इसको हर साल बैचेज आते हैं। तो अल्टीमेटली ये एजुकेट करने का मॉडल नहीं है, ये रेवेन्यू मॉडल है, रेवेन्यू बिल्डिंग मॉडल है। ये पैसा वहीं बन सकता है जहां लोगों के इमोशंस कनेक्टेड हो। ओके। एक है हेल्थ केयर और एक है एजुकेशन। आदमी को मरने नहीं देंगे और इंसान पे पैसा उसको सीखने के लिए लगाते रहेंगे। ठीक है। जहां इमोशंस कनेक्टेड है वहां रेवेन्यू है। एजुकेशन इसीलिए चलता है क्योंकि पेरेंट्स के कनेक्टेड है। अगर बच्चा आपके पास आके बोलेगा पापा ORN में भेज दो, ORN मतलब राजेंद्र नगर में कोचिंग है, 2 लाख रुपए फीस है, मेरे को लग रहा हो जाएगा, वहां पढ़ के हो जाता है, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, माँ बाप एग्री करेंगे। अगर लगेगा कि भाई बच्चा करना चाह रहा है, शायद ये कर ही जाए, देख लो भेज के। लेकिन बच्चा क्यों जाना चाह रहा है? अरे बढ़िया, अब तो दिल्ली का फ्रीडम मिलेगा, पास में मॉल, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, आराम से घूमूंगा, अब कौन है देखने वाला, मैं तो निकलना ही चाह रहा था घर से, बाहर निकलूं कैसे ही, बस। मतलब आप ये कह रहे हो कि वहाँ जितनी भी भीड़ है उसमें एक मेजॉरिटी का मतलब 90% मान लूँ, ज़्यादा इतने सारे लोग जो हैं वहाँ केवल घर वालों से बचने के लिए गए हैं। कितनों का होता है सर सेलेक्ट? यारी दोस्ती निभाने। अभी हम किसी की कैपेबिलिटी को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हाँ। लेकिन पॉइंट समझिए कि
आप ज़्यादातर रिजल्ट किन का सुनते हैं, यूपीएससी किन का निकला? भाई एक आईआईटी बॉम्बे से लड़का था, 4 साल की सीएस में था, उसका निकला था। एक सिविल में था, उसका निकला था। एक केमिकल इंजीनियरिंग में था, आईआईटी से, उसका निकला। अच्छा, वो जो न्यूज़ आती है कि भाई ये इनके पापा ऑटो चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, वो उनका वो निकालते हैं सर, सेल्फ स्टडी। अच्छा, वो वहाँ नहीं जाते? सर देखिए, जुनून से बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, अगर किसी के अंदर जुनून है कुछ करने का, किसी ने अपने घर की ये कंडीशन देखी है कि मुझे तो भाई अपने माँ बाप को खुश करना है कुछ भी करके, कि मुझे तो इनके चेहरे पे इनके लिए सम्मान कमाना है, इनको इज्जत दिलानी है सोसाइटी में, इन्हें मैं ये चाहता हूँ कि लोग इनसे उस इज्जत से बात करें जिससे आज ये लोग नहीं करते हैं। जिस नज़रों से आज देखते हैं, मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कल इन्हें उस नज़रों से ना देखें, तो उससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है सर। वो तो एक मतलब ऐसी उनके पास एक कॉज है। हाँ, कॉज, पर्पज है करने का, पर्पज है, एक अंदर से फायर है, बर्निंग डिजायर है। burning लेकिन आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, 90% से ज़्यादा लोग, उनकी जो बर्निंग डिजायर है वो पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट लाने की नहीं है, उनकी रेस्ट्रिक्शंस से दूर जाने की। ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, वो फ्रेंड सर्कल में जैसे साथ में टाइम बिताना है, और कभी भी घर चले जाना, घूमना, सड़कों पे मोमोज खाना। इसमें तो सर ज़्यादातर लोग सुनते होंगे अनुभव सिंह बसी, उसने खुद अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन का एग्जांपल दिया वो है। तो कॉमेडियन है, उसने खुद बताया है, मैं 2 साल रहा हूँ राजेंद्र नगर में, मैं निकलना ही इसीलिए चाहता था घर से ताकि मैं दारू पी सकूँ। ओह गॉड, मैं बाहर निकल सकूँ, मेरे को फ्रीडम मिले, मैं अपना ऐश कर सकूँ। उसने करिया 2 साल खूब अच्छे से ऐश, वो बन गया कॉमेडियन लास्ट में जाके। लेकिन तो अल्टीमेटली उसका जो वहाँ जाने का पर्पस था वो ऐश करना था। टैलेंट तो उसमें कॉमेडी का था। हाँ, उसकी स्ट्रगल स्टोरी है सर। उसने बताई है कि मतलब मैं किस तरीके से निकला हूँ, मैं बिल्कुल डेड था अपनी लाइफ में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं बस बन गया क्योंकि तब अकल आई। समझ पा रहा हूँ। लेकिन पर्पस वही था उसका भी, राजेंद्र नगर जाने का। यहाँ फ्रीडम मिलेगी, ऐश मिलेगी, चिल करनी है, करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको समराइज़ करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि मेरा क्वेश्चन था कि ये जो कोचिंग हब्स हैं, या ये जो लोग भेड़ों की तरह जाकर वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस में कोचिंग लेने जाते हैं, क्या ये रियली लाइफ चेंजर हैं? तो अभी हमें ये समझना है कि ये लाइफ चेंजर नहीं है, अल्टीमेटली हम ही अपने लाइफ चेंजर हैं। तो हमें जो है अपनी लाइफ में पर्पस पता करना चाहिए। और जैसे आपने एग्जांपल दिया सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी जो है वो कोचिंग से सुपीरियर मानोगे आप? कोचिंग जाने का पर्पस ही ये है कि डिसिप्लिन नहीं बन रहा, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे से हो नहीं रहा, वरना क्यों जा रहे हैं कोचिंग? और क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पर्पस नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पर्पस से कनेक्टेड है। अगर आपके पास पर्पस है, आपका डिसिप्लिन, आपका माइंडसेट, आपका टाइम, हर चीज़ मैनेज हो जाएगी। और घर पे ही सारी सुविधाएं हैं। जिसको करना है सर वो सेल्फ स्टडी से, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। यूट्यूब पे डेली यूपीएससी रिलेटेड कंटेंट आता है, डेली न्यूज़ एनालिसिस, अनअकैडमी, सब लोग डालते हैं, प्रॉपर कंटेंट देते हैं, एकदम प्रोफेशनल। जिसको करना है वो उससे भी कर लेगा। जिसको मूड ही नहीं है उसको कितनी ही बढ़िया कोचिंग में डाल दीजिए, वो नहीं, क्योंकि वो तो ऐश करने जा रहा है, करने ही ऐश गया है। मेरा लास्ट क्वेश्चन राम, 4th क्वेश्चन। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम में लोग हैं, चाहे मैं स्कूल्स की बात करूं, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, या कॉलेज की बात करूं, पैसा तो खूब बना रहे हैं, रेवेन्यू भी कमा रहे हैं, लेकिन राम जो स्टूडेंट्स हैं वो तो क्वालिटी एजुकेटेड नहीं है। पीपल अनएम्प्लॉयड तो हैं ही, एम्प्लॉयेबल ही नहीं है। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है कि ये एजुकेशन सिस्टम पे तो क्वेश्चन मार्क है कि एजुकेशन सिस्टम में, या इतने सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, या जितना भी ये सब बिजनेस चल रहा है, इसमें क्वालिटी एजुकेटेड पीपल तो हैं ही नहीं। अगर हैं भी तो बहुत कम परसेंटेज में, और वो भी जिनके अंदर या तो बहुत पर्पस वाली चीज़ आ गई, या फिर उनके फैमिली में उनके पेरेंट्स वगैरह ने शायद उस तरह से एजुकेट किया हुआ है। तो मैं इसमें यही क्वेश्चन मार्क जो है इसमें आंसर चाहता हूँ। गलती तो सर है एजुकेशन सिस्टम की। एक बार स्टार्टिंग से कनेक्ट करता हूँ थोड़ा सा। कोटा के थोड़ा इनिशियल डेज में चलते हैं, जब कोटा इतना बड़ा नहीं था। कोटा जब बंसल क्लासेस ने केवल शुरू करा था, तब रेवेन्यू तब भी था। एजुकेशन में रेवेन्यू हमेशा रहा है, क्योंकि कोचिंग को चलाना हर चीज़ होती है, रेवेन्यू उसमें हमेशा रहता है कि भाई ठीक है, अर्निंग बुरी नहीं है, अर्न आप करें। लेकिन बंसल क्लासेस सर जब स्टार्टिंग में चलती थी तो अर्निंग होती थी, लेकिन अर्निंग मेन मोटो नहीं था।
मेन मोटो होता था कि इन बच्चों का सिलेक्शन कराना है। हर टीचर क्लास में ये नहीं सोच के आता था कि सैलरी मिल रही है, अपनी क्लास का कोटा पूरा करके निकलो घर को, मेरा काम हो गया। समझ पा रात को 12-12 बजे तक रुकते थे टीचर्स। अगर एक बच्चे का भी डाउट बच रहा है, इसका डाउट यार आज घर नहीं जाना चाहिए, अगर इसके दिमाग में डाउट रह गया, ये पता नहीं कल को क्लास में कनेक्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पता नहीं ये कल को क्लास में फोकस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कहीं इसकी प्रिपरेशन में पीछे ना हो जाए, कहीं इसके ये वाले सवाल ना छूट जाएं, कहीं ये रह ना जाए, यार इसका ये डाउट आज करके ही जाऊँगा चाहे 12 बज जाए। उस तरीके की मेंटालिटी थी। रेवेन्यू हो रहा है साइड में, लेकिन रेवेन्यू दिमाग में नहीं था कि कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं क्योंकि टीचर है, पैसा तो ऑब्वियसली आ रहा है। अब चीजें क्या चेंज हो गई, पढ़ा रहे हैं ताकि पैसा मिल सके। हाँ। पढ़ा इसीलिए नहीं रहे हैं क्योंकि टीचर है, पढ़ाना इसीलिए है ताकि पैसा मिले। क्या क्लास शुरू हुई, हो तो गया टाइम मेरा पूरा, अब क्या करोगे, अब कल पूछना, आज क्यों बताऊं, मेरा तो इतना ही टाइम है और मैंने कौन सा इनसे एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं, मैंने जितनी मेरी सैलरी है उतना तो कर दिया, अब जो होगा बच्चों का होता रहेगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। एजुकेशन सिस्टम सर इमारतों से या इन सब चीज़ों से नहीं बनता है। लेकिन आजकल तो बिल्डिंग दिखाकर ही पैसा लिया जाता। बिल्डिंग क्या है सर, बिल्डिंग वही जो एग्जांपल मैंने दिया था सुपर 30 का, आनंद सर ने तो झोपड़े में बच्चे पढ़ाए, वो भी तो है एजुकेशन सिस्टम। बिल्डिंग दिखा के रेवेन्यू ले लो, दिखाने का एक तरीका है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम सर बनता है टीचर्स से, टीचर्स के डिवोशन से और स्टूडेंट्स के डिवोशन से। जब स्टूडेंट्स से कनेक्ट हो, स्टूडेंट्स को समझाओ कि आप एक स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट का क्या एटीट्यूड होना चाहिए पढ़ाई को लेके। गलत बात केवल टीचर्स की नहीं है यहाँ पे, स्टूडेंट्स को भी तो एक एटीट्यूड, एक रिच क्लास, इन सब चीज़ों पे भी तो ध्यान देना चाहिए कि उसको एक वो स्टूडेंट एटीट्यूड में ला सके। जाते ही उसको 25 किताब दे देंगे, वो सारी किताब में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स खूब भर भर के होगी, उसमें एक किताब इस चीज़ की नहीं होगी कि स्टूडेंट एटीट्यूड क्या होता है पढ़ाई को लेकर, एक स्टूडेंट्स के क्या वर्चू होते हैं, एक स्टूडेंट को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है, जीरो कैरेक्टर बिल्डिंग। जब कैरेक्टर बिल्डिंग करी नहीं, कुछ नहीं करा, केवल उसको भरने की कोशिश करी कि बस ले भैया पढ़, क्या एक्सपेक्ट करेंगे फिर हम कि वो आगे जाके बहुत अच्छे विचारधारा रखेगा। क्योंकि अगर आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग से नहीं सीख रहा है, तो जो उसके आसपास के दोस्त है ना, या जो उसकी सोसाइटी है, वो उसकी बहुत बढ़िया कैरेक्टर बिल्डिंग करके देगी। उसको खूब बढ़िया अच्छे विचार, खूब अच्छी संगति, खूब बढ़िया उसके दिमाग में सामान भर देगी, हो गई कैरेक्टर बिल्डिंग। अब आप एक किस बच्चे से, मतलब जब टीचर कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं करेगा तो उसका जो फ्रेंड सर्किल है वो कैरेक्टर बिल्डिंग करेगा, वो उसे पॉर्न दिखाएगा, वो उसे बियर और सिगरेट पिलाएगा, फिर क्या कहते हैं गर्ल्स की तरफ एक अलग एटीट्यूड, ये सब चीज़ें डेवलप करने में हेल्प करेंगे, खूब अच्छे से उसका कैरेक्टर बिल्ड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों के बाद आप उससे एक्सपेक्ट करें कि ये कुछ बहुत प्रोडक्टिव करके दिखा दे, या कोई सोसाइटी में बहुत बढ़िया सा कुछ कंट्रीब्यूशन कर दे और यही तो हमारे देश का भविष्य है, ये एक्सपेक्ट ही करना गलत है, नहीं कर सकता। सोच वहाँ तक पहुँचाई ही नहीं गई, वो लर्नर्स एटीट्यूड, वो स्टूडेंट एटीट्यूड, वो कैरेक्टर डाला ही नहीं गया। मेरा फाइनली एक पर्सपेक्टिव बिल्ड हुआ आपकी बातों से। मैं आपसे एक मैसेज चाहूँगा जो आप इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि ये मुद्दा इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड है, तो एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू दी इंस्टीट्यूशंस जो कोचिंग कराते हैं, या फिर स्कूल्स जो पढ़ाते हैं, या फिर कॉलेजेस जो ग्रेजुएट कराते हैं बच्चों को, कोई मैसेज उनके लिए। हम सभी सर स्टूडेंट्स हैं, मनी मेकिंग मशीन्स नहीं। एक स्टूडेंट जो आपके इंस्टीट्यूट में आता है, या कोई भी स्टूडेंट जा रहा है, वो एक लर्नर है। हमारा आप सबका काम है उसको नर्चर करना, उसको एक स्टूडेंट्स एटीट्यूड से, एक स्टूडेंट्स कैरेक्टर से, उसको उस चीज़ से निकालना, क्योंकि गलत संगति तो सर हर जगह है। लेकिन बीइंग अ टीचर, बीइंग एन इंस्टीट्यूट, जहाँ वो आया है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको वो सही राह दिखाएं, उन गलत रास्तों से बचाएं जहाँ वो जा सकता है। और ये बेसिक फैसिलिटीज़ जो अभी केस हुआ, जिन पे हमने बात करी कि ये क्या कहते हैं हज़ार्डस सिचुएशन क्रिएट हुई, या ये होना चाहिए था, बेसिक सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए थे सर, वो मस्ट है। क्योंकि एक पेरेंट आप पे ट्रस्ट करता है, एक पेरेंट एक इंस्टीट्यूट में बोल के सोचता है कि मैंने इंस्टीट्यूट देखा, अच्छा इंस्टीट्यूट था, मेरे को लगता है कि वहाँ ठीक रहेगा।
तो सर ये ट्रस्ट ब्रेक ना हो तो अच्छा रहेगा।